एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ कॉटन ट्रेड से अपना सफर शुरू किया था, बिना ये जाने कि आगे चल के उसका नाम हर इंडियन के दिल में बस जाएगा। 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने अपनी कंपनी को अपने सपने की तरह शुरू किया था और आज वही कंपनी 403 बिलियन डॉलर की एम्पायर बन चुका है, जो हर इंडियन का गर्व है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप की। लेकिन सोचिए कैसे एक सिंपल कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस ने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। कैसे टाटा ग्रुप ने न सिर्फ बिजनेस में बल्कि हर इंडियन के दिल में जगह बनाई। इस कहानी के पीछे है मेहनत, सपने और कभी ना हार मानने का जुनून। आज के वीडियो में हम देखेंगे टाटा ग्रुप की इंस्पिरेशनल कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई थी रतन टाटा की 3 पीढ़ी पहले जमशेदजी टाटा से। आज से 185 साल पहले यानी साल 1839 में जमशेदजी का जन्म हुआ था एक परसी फैमिली में, गुजरात के नवसारी शहर में। उनका परिवार ट्रेडिंग से जुड़ा था और वहाँ से उन्हें पहली बार बिजनेस में इंटरेस्ट मिली। साल 1858 में जमशेदजी एल्फिंस्टन कॉलेज इन बॉम्बे से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और अपने फादर के साथ कॉटन ट्रेडिंग में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगले कुछ सालों में काफी मेहनत के बाद उनकी कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस खूब चलने लगती है, पर अंदर से जमशेदजी सेटिस्फाइड नहीं थे। जमशेदजी सिर्फ कॉटन ट्रेडिंग में सीमित रहना नहीं चाहते थे, बल्कि कॉटन से क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साल 1877 में नागपुर में एम्प्रेस मिल सेटअप किया और कॉटन से क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना चालू कर दी। पर पूरे इंडिया में उन्होंने नागपुर को ही क्यों चुना? क्योंकि नागपुर में रॉ मटेरियल मिलना आसान था, वाटर सप्लाई भी बहुत ही अच्छा था और सबसे बड़ी बात, नागपुर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्कर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकता था। इसलिए उन्होंने नागपुर को ही चुना मिल सेटअप करने के लिए। पर मिल स्टार्ट होने के कुछ साल के अंदर ही एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। वर्कर्स काम को लेके ज्यादा सीरियस नहीं थे। अराउंड 20% वर्कर्स हर दिन एब्सेंट हो जाते थे, छुट्टी लेते थे और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। इस प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला जमशेदजी टाटा ने। उन्होंने वर्कर्स को फंड दी, मतलब रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलेगा। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स की मेडिकल इंश्योरेंस कराई और तीसरा, उन्होंने फैमिली डेज, स्पोर्ट डेज जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवार्ड भी दी। 18 के दशक में स्कीम्स और डिसीजन इतने फ्यूचरिस्टिक थे कि पूरी दुनिया में किसी ने भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया था। एज ए रिजल्ट फैक्ट्री में वर्कर्स की एब्सेंट कम होने लगी और कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ने लगी। जमशेदजी ने अपना एक कदम और बढ़ाया और फ्रांस से सिल्क वॉर्म्स इंडिया में ले आए और बेंगलोर में टाटा सिल्क फार्म की शुरुआत की। पर फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वॉर्म्स इंडियन वेदर में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जमशेदजी ने इंडिया में पहली बार कंट्रोल एनवायरनमेंट सिल्क फार्म मैन्युफैक्चर की। उनके ऐसी इनोवेटिव माइंडसेट के कारण इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट मिला और इंडिया लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर में से एक बन गया। तब के टाइम में इंडिया में कोई लग्जरियस होटल नहीं था। जमशेदजी जानते थे इंडिया की डेवलपमेंट के लिए इंडिया में एक लग्जरियस होटल होना जरूरी है। इसलिए साल 1898 में जमशेदजी ने बॉम्बे में द ताज महल होटल बनाना चालू कर दिया। साल 1903 में होटल को पब्लिकली पहली बार ओपन कर दिया गया। जमशेदजी ने होटल की डिजाइन में पर्सनली अपना थॉट शेयर किया। उनका मानना था कि इस होटल का हर रूम समंदर को फेस करे, ताकि गेस्ट को ऐसा फील हो कि होटल समुद्र में फ्लोट कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, ताज होटल इंडिया में पहला ऐसा होटल था जिसमें लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। इस होटल को अमेरिकन फैन, टर्किश बाथ और जर्मन एलिवेटर एक लग्जरियस होटल बनाता था। जमशेदजी ने नोटिस किया इंडिया में रेलवे, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज बिल्ड करने के लिए स्टील की जरूरत होता है, पर तब इंडिया में कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं था। इसलिए उन्होंने स्टील मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोचा। उन्होंने 17 साल और करोड़ों पैसा इन्वेस्ट किया इंडिया में जगह जगह आयरन और ढूंढने के लिए, क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आयरन एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। लेकिन 17 साल तक उन्हें फेलियर ही मिला। लास्टली साल 1899 में बंगाल में उन्हें आयरन ओर मिल गया। इसके बाद उन्होंने आयरन ओर माइनिंग और स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा सपना देख लिया था जो सिर्फ एक जनरेशन में कंप्लीट होना इम्पॉसिबल था। जमशेदजी अपने आंखों से इंडिया में स्टील बनते हुए नहीं देख पाए। साल 1904 में 65 की उम्र में उनकी देहांत हो गया। उनके मौत के बाद टाटा ग्रुप का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया उनका बड़ा बेटा ध्रुवजी टाटा के ऊपर।
दुर्लभ टाटा का जन्म 27 अगस्त 1859 को हुआ था, जब उनके पिताजी जमशेदजी टाटा अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। दुर्लभ को यंग एज में ही लंदन भेज दिया गया था हायर एजुकेशन के लिए। वहां से उन्होंने अपने फादर की बिजनेस स्ट्रेटेजी और उनके बड़ी विजन को समझना शुरू किया। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि उन्होंने हमेशा एक अलग सोच रखी थी। वो सिर्फ बिजनेस करना नहीं चाहते थे, वो देश को बदलना चाहते थे, एक रेवोल्यूशन ले आना चाहते थे और साथ ही अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मतलब टिस्को बनाई और फाइनली 1912 में टिस्को से पहला स्टील प्रोड्यूस किया गया। इसके 2 साल बाद यानी 1914 में WW1 चालू हो गया, जिसके वजह से ब्रिटिश की स्टील की डिमांड बढ़ने लगी। ट्रक्स, टैंक्स, रेलवे, इन सब के लिए स्टील चाहिए था। टिस्को ने ब्रिटिश की स्टील डिमांड फुलफिल करी। ब्रिटिश को हेल्प करने के कारण ब्रिटिश थैंकफुल थे। उन्होंने उस टाउन का नाम जमशेदपुर रख दिया जिस टाउन में टिस्को का प्लांट था, और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। इतना सक्सेस मिलने के बाद भी टिस्को में एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी। साल 1924 में स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टिस्को को बहुत ज्यादा फंड की जरूरत था, और इस प्रॉब्लम का स्मार्ट सोल्यूशन निकाला दुर्लभ टाटा ने। दुर्लभ का मानना था कि इंडिया एजुकेशन फील्ड में बाकी कंट्री से बहुत पीछे है। एजुकेशन में ग्रो करने के लिए और इंडियन साइंटिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। खुद के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मैसूर की महाराज की मदद ली और 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को स्टेब्लिश किया। IISc का फर्स्ट डायरेक्टर था CV रमन। IISc ने वर्ल्ड की फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम और एयरक्राफ्ट द हंस को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। एजुकेशन के अलावा जमशेद जी ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का सपना देखा था। इस सपने को पूरा करते उसका बेटा दुर्लभ टाटा, उन्होंने गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर में प्रेजेंट दूधसागर फॉल्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाया। इस काम में 7000 वर्कर्स इन्वॉल्व थे और आर्टिफिशियल लेक, चैनल्स और डैम्स बनाया गया। साल 1911 में प्लांट कंप्लीट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया, जो आज भी कई मिल्स और फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करता है, और इसी को ही आज हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। लाइफ में इतना सक्सेस मिलने के बाद भी लास्ट स्टेज में दुर्लभ का पर्सनल लाइफ ठीक नहीं था। साल 1931 में उनकी वाइफ का कैंसर से डेथ हो गया और ठीक 1 साल बाद यानी 1932 में दुर्लभ का भी देहांत हो गया। लेकिन मौत से पहले सर दुर्लभ टाटा ने 1932 में एक ट्रस्ट स्टेब्लिश किया था, टाटा ट्रस्ट, जो आज भी हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में काम कर रहा है। दुर्लभ के टाइम में टाटा ग्रुप की ग्रोथ सबसे ज्यादा हुआ था। टाटा ग्रुप सिर्फ कॉटन नहीं बल्कि स्टील, पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस और कंज्यूमर प्रोडक्ट बिल्ड करने लगी थी और धीरे धीरे एक एम्पायर बनने लगी थी। दुर्लभ टाटा के बाद साल 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने दुर्लभ के नेफ्यू JRD टाटा। JRD टाटा ने 1925 में कंपनी ज्वाइन किया था और टिस्को में काम सीख रहा था। JRD टाटा पहले से ही एविएशन में इंटरेस्टेड थे, इसलिए 1932 में टाटा एविएशन सर्विस की शुरुआत की, जो पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। इसकी पहली फ्लाइट खुद JRD टाटा ने उड़ाई और इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल पायलट बन गया। पर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब प्लेन को सीज कर लिया था। इसके कारण टाटा एविएशन सर्विस रातों रात बंद हो गया। पर जैसे ही वॉर खत्म हुआ, JRD ने वापस एयरलाइन बिजनेस में एंट्री करने का फैसला किया और इसी तरह 1946 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। यूजुअली एयर इंडिया जाने जाने लगा गुड सर्विस के कारण। ऑयल, फूड, क्लीन एनवायरनमेंट और गुड बिहेवियर, यही था एयर इंडिया की ग्रोथ का कारण। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के कंट्री में भी एयर इंडिया का स्टेटस बढ़ने लगा और इसी तरह एयर इंडिया बन गया वर्ल्ड क्लास एयरलाइन। सब ठीक चल रहा था, पर इंडिया आजाद होते ही इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना चाहा ताकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लोअर से लोएस्ट हो। मकसद था देश की जनता को कम से कम प्राइस में अच्छी सर्विस देना। इसलिए 1953 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को फुल्ली कंट्रोल में ले लिया। ज्यादा लो कॉस्ट करने के चक्कर में एयर इंडिया की क्वालिटी लॉस हो गया। जो एयरलाइन अपने अच्छी सर्विस के लिए जाना जाता था उसका ही स्टेटस डाउन हो गया। एयर इंडिया ने अपनी वर्ल्ड क्लास स्टेटस खो दिया। एयर इंडिया की डाउनफॉल के बाद भी JRD टाटा ने अपने ग्रोथ माइंडसेट को नहीं छोड़ा। उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में सोप, डिटर्जेंट और ग्लास की डिमांड बहुत ही ज्यादा है और इनको बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल मेनली सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है। वो चाहते थे कि इन केमिकल्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए। इसलिए उन्होंने साल 1939 में गुजरात की मीठूपुर में एक केमिकल प्लांट बनाया और ऐसे ही शुरुआत हुई टाटा केमिकल की। वही
टाटा केमिकल जो आज टाटा सॉल्ट मैन्युफैक्चर करता है। जेआरडी ने देखा कि आजादी के बाद भी इंडिया में कोई इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं था, इसलिए उन्होंने लैक्मी की शुरुआत की। लैक्मी एक फ्रेंच वर्ड जिसका हिंदी में मीनिंग होता है लक्ष्मी। जेआरडी ने 1960s में टीसीएस को बिल्ड किया और 1984 में टाटा टी की शुरुआत की, जो आज भी इंटरनेशनल मार्केट में एक रेपुटेटेड ब्रांड है। और जब उन्होंने देखा कि उनकी इंडस्ट्रीज को इनोवेशन की जरूरत है, तो उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस किया। इन्हीं वजह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूट बनी। ये इंस्टीट्यूट ना सिर्फ टाटा ग्रुप को आगे ले गई, बल्कि देश की साइंस और टेक्नोलॉजी को भी नया दिशा दी। इसके अलावा जेआरडी ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री को खरीद लिया और शुरुआत की टाटा इंजन एंड लोकोमोटिव कंपनी की, यानी टेल्को की। इनिशियली टेल्को रेलवे के लिए स्टीम इंजन बनाती थी, लेकिन जेआरडी ने जल्दी ट्रक मैन्युफैक्चर में एक्सपेंड कर दी और लॉन्च किया टाटा 407 ट्रक को, जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए जाने जाने लगा। ऐसे ही टाटा ने इंडियन मार्केट का 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। इंजन और ट्रक बनाने वाली इसी टेल्को कंपनी को आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। जेआरडी ने सिर्फ बिजनेस एक्सपैंड में ही ध्यान नहीं दिया, इंडियन गवर्नमेंट को भी टाइम पे हेल्प किया था। जैसे 1962 में इंडो चाइना वॉर और 1965 में इंडो पाक वॉर में टाटा मोटर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प किया था। 1991 तक जेआरडी ने टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉइज था। आखिरकार 1993 में जेआरडी टाटा का देहांत हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी कभी भी खत्म नहीं हुई। उन्होंने टाटा ग्रुप को जो पोजीशन दिया, उसका असर आज तक है। उन्होंने सबको ये सिखाया कि बिजनेस का मकसद सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा करना भी होना चाहिए। देहांत के 2 साल पहले यानी 1991 में जेआरडी ने टाटा ग्रुप का कमान रतन टाटा के हाथ में दिया। चेयरमैन बनने के 30 साल पहले यानी 1962 में जब रतन टाटा यूएस में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे, तब जेआरडी ने उनको ज्वाइनिंग लेटर भेजा। देन रतन टाटा टाटा स्टील में एक आम वर्कर की तरह काम सीखने लगे। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों रतन टाटा को ही चेयरमैन चुना गया था? ऐसा इसलिए क्योंकि रतन टाटा का दिमाग पहले से ही बिजनेस में बहुत ही अच्छा चलता था। जैसे चेयरमैन बनने से पहले रतन टाटा ने इम्प्रेस मिल को लॉस से निकाल के प्रॉफिटेबल बनाया था और नील को, जो एक टेलीविजन और रेडियो कंपनी था, उसकी वैल्यूएशन 3 करोड़ से सीधा 200 करोड़ तक पहुंचा दिया था। इन सब कारणों की वजह से रतन टाटा को टाटा ग्रुप का न्यू चेयरमैन चुना गया। 1991 में जब उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन चुना गया, तब उनके सामने काफी चैलेंजेस थे। आज ये कहना आसान है कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन उस वक्त ये आसान नहीं था। उन्होंने ग्लोबल कंपटीशन को अच्छे से समझा और देखा कि टाटा ग्रुप को नए आइडियाज की जरूरत है। सर रतन टाटा इनोवेशन पे विश्वास रखते थे। उन्हें अच्छे से ही पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से ताकतवर है, पर अंदर ही अंदर खोखला है। इसलिए उन्होंने कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस किया। रतन टाटा इंडिया में इवोल्यूशन लाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि इंडिया में कार असेंबल तो होता है, पर डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक फुल प्रोसेस इंडिया में नहीं होता है। इसलिए सर 1995 में सर रतन टाटा ने 100% इंडियन कार बनाने के बारे में सोचा। रतन टाटा एक अफोर्डेबल, फ्यूचरिस्टिक और हाई माइलेज कार बनाना चाहते थे। इसलिए जरूरत था एक मैन्युफैक्चर कंपनी की, पर एक मैन्युफैक्चर कंपनी बनाने का खर्चा तब $2 बिलियन था, जो उस जमाने में एक बड़ी रकम था। इसलिए टाटा मोटर्स ने एक जुगाड़ निकाला। टाटा मोटर्स ने ऑस्ट्रेलिया में एक सेकेंड हैंड निसान मैन्युफैक्चर कंपनी को 1/5 प्राइस में खरीद लिया और इंडिया लाके पुणे में रिबिल्ड किया। सन 1998 में पहली कार टाटा मोटर्स ने निकाला, इंडिका। इंडिया से इंडी और कार से का मिलके हुआ इंडिका। रतन टाटा ने देखा कि इंडिया में मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोग हाई प्राइस की वजह से कार अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें और उनके परिवार को एक ही स्कूटर या बाइक में ट्रैवल करना पड़ता है, जो अनकंफर्टेबल और डेंजरस है। इसका सोल्यूशन निकाला सर रतन टाटा ने। उन्होंने लो प्राइस में कार बनाने का प्रॉमिस किया। उन्होंने 2009 में टाटा नैनो को लॉन्च किया मात्र 1 लाख के प्राइस में, पर जैसा सोचा गया था वह उसका उल्टा। टाटा नैनो की सबसे बड़ी एडवांटेज थी उसकी लो प्राइस, और वही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। यूजुअली इंडिया में कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। जिसके पास गाड़ी होता है उसे सक्सेसफुल और पैसे वाला माना जाता है। जहां कार ओनर्स कार खरीद के प्राउड फील करता है, वही टाटा नैनो की ओनर्स अपनी कार के कारण एम्ब्रेस फील करता है। इसलिए टाटा नैनो एक फेलियर साबित हुआ, पर टाटा नैनो से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिसके रिजल्ट आज टाटा नैनो की लाइनअप में सीधा देखा जा सकता है। इसके बाद से रतन टाटा ने कंपनी को एक्सपेंड करने के बारे में सोचा। उन्होंने फॉरेन
लग्जरियस ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। कॉफी की मार्केट में पैर जमाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश ब्रांड टिटली और अमेरिकन ब्रांड 8 o'clock को भी खरीद लिया। इस डिसीजन के कारण आज टाटा ग्रुप मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉरेन कंट्री से ही कमाता है। ऑटोमोबाइल के बाद से रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस डाटा एंट्री और बुक कीपिंग पे है, जो बहुत ही बेसिक लेवल का था। रतन टाटा ने बेसिक लेवल को हटा के टीसीएस में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने में फोकस किया, जो आज सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाता है। और इसी तरह टीसीएस बन गया इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। बढ़ती उम्र के चलते सर रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप से रिजाइन कर लिया और चेयरमैन बनाए काइरस मिस्त्री को, पर 2022 में एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना रतनंजन चंद्रशेखर। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत ही बड़ा है, चाहे वो टाइटन द्वारा बनाया गया वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच हो, या टीसीएस का वर्ल्ड ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो, या टाटा स्काई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिस्टर्ब करना हो। ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। लेकिन क्या टाटा ग्रुप एक बिजनेस का नाम है? बिल्कुल नहीं। जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक टाटा ग्रुप का फोकस सिर्फ बिजनेस पे नहीं था। एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में टाटा ग्रुप का योगदान कभी भी भूला नहीं जा सकता। आज भी टाटा ग्रुप का विजन भारत की फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए काम कर रहा है। एक ऐसा लेगेसी जो सिर्फ पैसा नहीं पर लोगों का विकास चाहता है। इस लेगेसी के पीछे सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक सपना है जो हर भारतीय से जुड़ा हुआ है। अगर आपको टाटा ग्रुप की हिस्ट्री से कुछ जानने को मिला तो आपको हमारा अगला वीडियो भी पसंद आएगा, जो हिस्ट्री ऑफ मोनालिसा पे बेस है। सो क्लिक इन द एंड स्क्रीन नाउ एंड अनकवर द मिस्ट्री बिहाइंड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस स्माइल।